धीरेन जी से ही शुरुआत करता हूं। बल्कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहब एक बयान दिया है। वो बयान कहाँ दिया है, जरा पहले दर्शकों से वो बात साझा कर लेते हैं। आज नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। 19,000 करोड़ की लागत आई है इस पर, और अडानी का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। अडानी की कंपनी ने ही इसको बनाया भी है। तो ये वहाँ के कुछ विजुअल्स हैं। बहुत ही भव्य ये एक एयरपोर्ट बना है, और कुछ अंदर के दृश्य हैं ये। इसको एशिया ही नहीं, दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और भव्य एयरपोर्ट्स में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में इसकी गिनती हुई है। और यह अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉल भेंट करते हुए और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान करते हुए देखे जा सकते हैं। अब कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सयान में देख रहा था ट्विटर पर, उनका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलता ही है, और वो निकलेगा, वो स्वाभाविक है। तो मैं जिस बयान की बात कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो जरा एक बार देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है अपने बयान में। उन्होंने कहा है कि 2008 में कांग्रेस ने कमजोरी का मैसेज दिया। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना। तब की कांग्रेस सरकार ने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकियों के सामने घुटने टेके। हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता और जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी। पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन उस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर अटैक करने से रोक लिया। प्रधानमंत्री ने आज भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। धीरेन जी, हम और आप तो ले सकते हैं। कोंडालीजा राइस आई थी और उन्होंने प्रेशराइज किया था मनमोहन सरकार को कि आप पाकिस्तान पर अटैक ना करें। ये बयान जो प्रधानमंत्री का है, मुझे लगता है कि ये बयान राहुल गांधी के उस बयान का प्रत्युत्तर है जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और कहा नरेंद्र सरेंडर। तो आज उन्होंने बताया है कि सरेंडर एक्चुअल में किसने किया था 2008 में। अभी तो पहलगाम में 26 या 28 लोगों की हत्याएं की गई थी, जेनोसाइड किया गया था। मुंबई में तो 166 लोग मारे गए थे। लोग देखिए, प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी हमले को सहेज लेते हैं, उसको रख लेते हैं और फिर सही समय पर उसका जवाब देते हैं। क्योंकि जब चिदम्बरम ने बयान दिया था बीजेपी की तरफ से, उस पर बहुत सारे अटैक भी हुए। हालांकि वो संदर्भ खत्म हो चला था, लेकिन और पूरे देश में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद सबसे अच्छे तरीके से जानते होंगे, जितना हम लोग बहस करते हैं उनके लिए, वो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कम से कम राष्ट्रवाद का मुद्दा ऐसा है जिस पर इस देश की जनता उनके और राहुल के बीच में कोई तुलना की बात सोचती नहीं, सिर्फ हंस सकती है। तो इसलिए उनको ये भी मालूम है। लेकिन आज मुंबई में वो थे और मुंबई में एक बड़ी उसका उद्घाटन भी किया गया, लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि मुंबई में हम लोग सभी लोग जाते ही हैं और इतना चुनाव और तमाम चीजें कवर करने जाते हैं। मुंबई दिल्ली के बाद सबसे बड़ा मक्का माना जाता है अगर हम लोग मीडिया का कहें। तो आज उन्होंने उस चीज को जब दोहराया तो वो सिर्फ ये बता देना चाहते थे कार्यकर्ताओं को और उनको कि वो जो आरोप आपके नेता लगा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और उन लोगों को था, उसकी इतनी ही हैसियत है बस कि आपकी पार्टी का ही गृह मंत्री जो रह चुका, वही उसको ये स्वीकार खुद कर रहा है कि उसकी सरकार को किसी राष्ट्रपति को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां से बिल क्लिंटन को या किसी को, ओबामा को ये नहीं कहना पड़ा कि आप रुक जाइए या आप अटैक मत कीजिए। उनको मालूम है कि सिर्फ एक कोंडालीजा राइस आएंगी और वो कह देंगी और ये पूरी सरकार घुटनों के बल आ जाएगी।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जिक्र किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इस सरकार से पहले मैं एक होम मिनिस्ट्री में, चूंकि इटालियन मैरीन वाला मामला था जिसमें याद होगा कि भारतीय मछुआरों को गोली चला के मार दिया था उन लोगों ने, फिर बाद में उनके वापस भेज दिया गया उनके यहाँ सजा पूरी करने के लिए, उसमें बड़ा लंबा था। तो एक उस मीटिंग में जो हिंदुस्तान की तरफ से लोग हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि उसमें पैसे दिलवाए गए थे उनके परिवार वालों को जो मछुआरे मर गए थे, तो उसमें जो यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल में थे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम के भी एक सीनियर अधिकारी थे। तो उस दिन हम लोग जब बातचीत पर बैठे थे तो अचानक वो फट पड़े। उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो एमईए वाले, वो बहुत ही गुस्से में थे कि ये एमईए वाले हमारी तरफ है कि इटली की तरफ है। तो वो जो कोंडालीजा राइस के कहने भर पर घुटने टेक गए जिन लोगों ने, उन लोगों को ये बार बार कहने से कि साहब नरेंद्र सरेंडर या वो, ये दरअसल ऐसा ही है कि बेशर्मी आप दिखाना चाहते हैं और आप जो है झूठ की उसको बार बार आपको लगता है कि जनता आपकी इन बातों से बहुत खुश होगी। दरअसल वो जानते हैं, मुझे लगता है कि उनको ये शायद इतनी भी समझ पॉलिटिकल होनी चाहिए कि हो सकता है इससे उनके समर्थक जरूर उछल के उसको ट्वीट करने लगे, ये करने लगे, लेकिन देश की जनता में इससे ज्यादा, क्योंकि उसी समय था, देखिए अभी तो चिदम्बरम ने बोल दिया, लेकिन ये बात हर आदमी को मालूम थी देश के, क्योंकि उस समय देश उबल रहा था। वो घटना तो चूंकि हम सभी ने कवर की है, मैं तो वहीं लगातार उसी से था, वहीं तुरंत पहुंच गए थे हम लोग। 27 की सुबह पर वहां थे, 26 की रात में अटैक हुआ था। 26 की रात में 11 बजे के बाद दिल्ली से कोई फ्लाइट उड़ी नहीं थी, लिहाजा तमाम पत्रकार अगले दिन सुबह की पहली फ्लाइट, वो पूरी सिर्फ पत्रकारों की फ्लाइट थी, और हम लोग 6 दिसंबर या 8 दिसंबर तक शायद वहीं लोग घूम रहे थे, तमाम चीजें। तो पूरे देश को ये यकीन था कि ये पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए। पाकिस्तान को, चूंकि आप बने किस लिए हैं भाई, आपने ये खिलौने दिवाली के लिए थोड़े ही रख रखे हैं। ये भी इस देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा कि ये जो परमाणु बम है ये हम लोगों ने क्या दिवाली के लिए रख रखे हैं। तो आप अगर इतनी बड़ी चोट सह रहे हैं और उस पर एक विदेश मंत्री आके किसी दुनिया का आपको बोल देता है, तो ये तो सबसे कमजोर सरकार थी। अगर ये देखा जाए, जो प्रधानमंत्री जिसकी छवि ये बताई गई थी कि उसने आप न्यूक्लियर डील पे पूरे देश की नहीं मानी और वो खड़ा हो गया, और उसने, अरे भाई तूने उसकी नहीं मानी तो उसमें भी माना जा सकता था। वो सबसे बड़ा शर्मिंदगी का, अगर दुनिया के 10 बड़े डेयरिंग अटैक माने जाएंगे तो मुंबई का उसमें से होगा, और दुनिया के 10 बड़े सबसे कमजोर सरकारों को गिना जाएगा किसी के बदले, तो इसमें ये पहले नंबर पे होगा ये सरकार। क्योंकि आपके सामने 3 दिन तक वो शहर पंगु बना रहा, पूरे देश के तमाम लोग देखते रहे, गृह मंत्री कुछ और है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक साजिशन, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। देश की जनता तो फिर बाद में बहुत धीरे से समझी कि पाकिस्तान ने इतना वेल प्लान किया हुआ था कि इस देश का होम सेक्रेटरी, कभी यूपी का वो भी रहा है मधुकर, वो जो है वहां मौजूद था, पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान में था, वो सिर्फ पाकिस्तान में था। हाँ, यू आर राइट। मधुकर गुप्ता ले गए थे मरी में, जहां कोई भी नेटवर्क था ही नहीं। तो आप इतने वेल प्लान्ड अटैक को, जो पूरी तरह से सरकार के केंद्र में था, यहां तो आपको देना पड़ा भाई। ऑपरेशन सिंदूर में आपको बताना पड़ा कि पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि वहां है, वो तो सीधे तौर पर कमांड कर रहे थे। आईएसआई का आदमी वहां बैठा था, सजाद वहां से कंट्रोल रूम में था। तो आपके पास तो कोई ऐसा कारण था ही नहीं कि पाकिस्तान पर आप अटैक करते और पूरी दुनिया आपका साथ ना देती, क्योंकि वो तो आपके सामने देख रहा, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होती। इसराइल के खिलाफ जाने पता नहीं कितने वेस्ट कंट्रीज ने अमेरिका से बदला लेने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देनी शुरू कर दी, लेकिन वो लड़ रहा है। आप तो उस समय भी इतनी ताकत होगी जितनी अभी है। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान उस समय आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री आज ये बताना चाह रहे थे कि आपकी जो हवा के गुब्बारे हैं, इनसे आप खुश हो सकते हैं, आपके लोग खुश हो सकते हैं। जनता को मालूम है कि गुब्बारों के नीचे कोई बुग्गी थोड़ी बांधी जाती है कि वो उड़ जाएगी। ये तमाम लोग मुझे आज प्रधानमंत्री मोदी का, मैं ये समझता हूं कि वो अच्छे से जानते हैं, और चूंकि आज मुंबई में थे और उसके बाद उन्होंने सही जगह पर उसको बताया। ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन नहीं है, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पैर तो काट के हैं, आपके चलने की बात छोड़ दीजिए आप। तो मुझे लगता है कि समयानुकूल जवाब है,
और बताने का है सिर्फ ये इशारा, क्योंकि इससे वोटर तो मैं एक भी वोटर को मैं नहीं मानता कि पूरे देश के एक भी वोटर को कोई एक मात्र भी रंच मात्र का भी ये शक हो सकता है कि ये सरकार और पहली सरकार में क्या अंतर है। कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में इस सरकार को पहली सरकार के साथ नहीं, उससे पहली सरकारों के साथ भी कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आज जब 71 का वार हुआ तब पाकिस्तान कोई परमाणु ताकत नहीं था, हिंदुस्तान के पास भी नहीं थी। 74 में हम लोगों ने पहला 10 मई 1974 को हमने बुद्ध हमारे यहाँ मुस्कुराए थे, लेकिन पाकिस्तान ने तो 1996 के बाद वो हासिल की थी ताकत, और इसके बावजूद 2008-10 में वो पाकिस्तान था, आप भी थे। लेकिन अब पाकिस्तान के पास अगर हम लोग इंटरनेशनल जो संस्थाओं जो इन पर रिकॉर्ड रखती है किस पे किस देश पर कितने परमाणु बम है, तो पाकिस्तान के पास 170 है, हमारे पास 160 है, हम उनसे कम है अगर इंटरनेशनल। और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पूरा एक एक उसको वॉच करती हैं। उसके बावजूद आपने, मैं उस दिन भी हैरान था, मैंने ये कहा कि अटैक बालाकोट पे बड़ी चीज नहीं थी, बालाकोट पे अटैक बड़ा नहीं था, बड़ा चीज ये थी कि भारत ने उस थ्रेशोल्ड को पार कर लिया जो एटॉमिक धमकी थी। 22 मिनट तक उनके एयर स्पेस पर अगर हम लोग कैप्चर करते हैं तो एक परमाणु बम संपन्न देश के खिलाफ इससे बड़ी ताकत का इजहार कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये ज्यादा मुश्किल हालात में किया गया, और इस बार तो आप देख रहे हैं कि ये देश इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो अगर ये मान लेते हाँ उसके लिए हम लोग लिख देते कि हाँ साहब आपने कराया, लेकिन ये तब शायद वो बहुत आसान हो जाती है दुनिया। लेकिन उन्होंने खड़े होने की कोशिश की 50 बार, आज तक वो कहते पाकिस्तान घुटनों के बल गिर गया, वो जाके रेयर अर्थ मेटल बेच रहा है, उनको फ्री में गिफ्ट कर रहा है, उसके बेटे को प्रोजेक्ट दे रहा है। लेकिन भारत खड़ा है, अपनी रीढ़ को खड़ा रखा, और रीढ़ को सीधी रखने की जितनी कीमत चुकानी पड़ती है वो चुका रहा है ये देश, लेकिन हट नहीं रहा। जी, केवल मुंबई अटैक के बाद ही कांग्रेस खामोश होकर के नहीं बैठ गई अमेरिका के दबाव में। एक खबर तो ये भी है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, और बाढ़ राहत सामग्री भी भेजी गई थी, अनाज भी भेजा गया था, और 215 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मदद भी दी गई थी। और ये भी सूचना है कि पीवी नरसिम्हा राव के समय भी परमाणु परीक्षण किया जाना था, लेकिन अमेरिका को पता चल गया और उसको टाल दिया गया। जी वीरेन जी। अरे सर तहव्वुर राणा अमेरिका से उसका एक्सट्रेडिशन हो गया है। अभी तहव्वुर राणा की जो है बहुत राज उगलेगा, वो सब आना बाकी है। और आरवीएस मनी जो जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने कई किताबें लिखी उसके ऊपर, आप पढ़िए उसको, सारा ब्यौरा है। और इसमें यहाँ तक कहा गया है कि 26/11 के अटैक के 2 दिन के अंदर आरएसएस की साजिश नाम की पुस्तक जो है छप के आ गई, उसका विमोचन भी हो गया, और उसका विमोचन करने वाले दिग्विजय सिंह थे, और एक जो है बहुत जिहादी किस्म का एडिटर था एक उर्दू अखबार का, अजीज बर्नी, अजीज बर्नी, और एक जो है मुसलमान एडीजी था, आईपीएस ऑफिसर एसएम मुशर्रफ, उसकी भी किताब आ गई, हुक टिल कर करे। तो ये बकायदा बीजेपी को, आरएसएस को हिंदू आतंकवाद के आरोप में फंसाने की का पूरा ऑपरेशन था। इसीलिए अजमल कसाब के हाथ में कड़ावा बंधा हुआ था, वो तो कहीं जिंदा पकड़ गया तो कहानी खुल गई, वरना जो है अगर वो मार दिया गया होता तो ये भी जो है ये मामला दब गया होता। तो ये नहीं है, मैं 1 मिनट सर को रोकना चाहूंगा, मैं बताना, माफ करना। जी। दरअसल ओमकार सर, ये बड़ी चीज नहीं है ये इन्होंने मदद की ये सब की, इससे भी बड़ी चीज ये है कि उसके कुछ दिन बाद ही इस देश के माननीय बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री, जो अपना फैसला नहीं ले सकते थे और ये भी हाथ नहीं मिला सकते थे और चुनाव हार चुके थे, उन माननीय प्रधानमंत्री ने हवाना में पत्रकारों से बात करते हुए कुछ ही दिन बाद ये कहा पाकिस्तान भी आतंक का पीड़ित देश है। ये शर्मनाक बात है।
अगर कोई देश होता या जेएनजी की कहानी बताने वाले होते या जेएनजी नाम की कोई चीज इस देश में उस समय होती तो प्रधानमंत्री का प्लेन वापस नहीं उतरता इस देश में। और तो इतनी सारी शर्मल कहानियां हैं कि ब्रिटेन की संसद में जो शख्स ये कह सकता हो कि हमको सभ्य बनाया, तो वो कहानियां तो इतनी है कांग्रेस के लिए। वो कुछ ही दिन बाद 26/11 के कुछ ही दिन बाद वो आदमी ये कह रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री, कि साहब वो भी आतंकवाद पीड़ित देश है। अरे दुनिया में धीरेन जी शर्मल शेख में क्या कह करके आए थे? शर्मल शेख में तो ये मान लिया था कि बलूचिस्तान के आतंकवाद में भारत का भी हाथ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस के ऐसे ऐसे कर्मकांड हैं, ऐसे ऐसे कुकृत्य हैं, तो या तो ये ढोंग और पाखंड करते हैं राहुल गांधी कि हमें पता नहीं है कि क्या क्या पाप किए हैं, या ये इस देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि उसे कोई जानकारी नहीं है, या उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ये किस आप सवाल करें सर? जी जी, आप चाहें तो टिप्पणी कर सकते हैं। दरअसल मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का जो अकेलापन है ना, वो इस लेवल पे चला गया कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अब वो उनको आसपास के लोग सही बता भी पाए। अगर कोई बताना भी चाहता होगा तो उसकी हैसियत नहीं है कि वो ये कह सके कि बीजेपी इस आपके बयान का फायदा उठा सकती है। मजबूरी ये है, सब ये राजा की उस ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि हाँ इस पे घोड़े भी बने हुए हैं, दूसरा कह रहा कि इस पे उड़ते हुए मोर बहुत सुंदर लग रहे हैं, तीसरा कोई ये कह रहा, कोई ये नहीं कह पा रहा कि राजा साहब आप नंगे हैं। किसी की हैसियत नहीं हो पा रही है। ये दिक्कत हो गई है कांग्रेस में। कांग्रेस में अब ये भी आ गया है कि अब जो मैच्योरिटी की एज है वो 65 से 75 के बीच की है। मैच्योरिटी की 18 नहीं है। तो अभी टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा अभी। अभी कम से कम 10 साल और, अभी 10 साल तो और लगेंगे। आपकी कैटेगरी के हिसाब से सोनिया गांधी मैच्योर हैं? जी जी, वो तो है, वो तो है। उन्होंने जो है जो उनका रिकॉर्ड रहा है और जितना देश को लूटा गया है, उसके बाद क्या इसके बाद क्या शंका है। लेकिन ये जो मैच्योरिटी एज जो 65 बढ़ा दी गई है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए था। सही है। ये उनका तो ऐसा प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो थोड़ा और दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री अरे नरेंद्र मोदी जब मोदी जी से ट्रंप अपने बाल नोच रहा है, 50 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया, और मोदी जी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो ट्रंप को कुछ सीखना चाहिए था राहुल गांधी से। ये 11 साल से गाली दे रहा है और मोदी जी बहुत सहज भाव से उसका जो उत्तर देते हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। और राहुल गांधी 11 साल में क्या कर पाए? अब तो 12वां साल चालू हो गया मोदी जी का। तो ट्रंप को लीजिए, कम से कम राहुल गांधी से कोई सबक लेना चाहिए था। आपके लिए सवाल आ गया है, आप इसका जवाब दीजिए। अब ये सोशल मीडिया में जिस व्यक्ति ने शोध किया है मैच्योरिटी की नई एज का, उसी से पूछ के बताऊंगा। और वैसे तो हम लोगों में तो ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन यदि आप एक खास मजहब के आप अगर मानने वाले हैं, तो कोई कोई उम्र बंधन नहीं है और कोई संख्या भी बंधन नहीं है कि 2, 4, 5, 8, 10 जितनी चाहे कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, आपका भी, और वीरेन जी आपका भी। आप दोनों जुड़े और इतना समय निकाला, महत्वपूर्ण चर्चा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।